हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का करंट का टॉपिक है दलित रेजिमेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें कुछ आर्टिकल को समझना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में लगातार रैलियां भी की जा रही हैं। तो वहां पर जब रैली हो रही थी तो राहुल गांधी जी ने एक अपना बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो देश है ना, उसमें जो पूरे देश की सेना है, वो उस पूरा मतलब उसका जो 10% है, वो सिर्फ 10% लोगों के हाथों में ही पूरी सेना का नियंत्रण है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं समुदाय की बात भी कही है कि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग ही पूरी सेना पर राज्य कर रहे हैं, यानी कि उनके कंट्रोल में ये सेनाएं चल रही हैं। उन्होंने इसमें न्यायपालिका का जिक्र भी किया है, यानी कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ये चीज कही है कि जो हमारे भारत में हम देखते हैं अलग अलग जो समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग हम जो धर्मों की बात करते हैं, तो इसमें बहुत कम लोग हैं जो दलित मतलब दलित जाति की अगर हम बात करें, दलित एक तरह से जाति है, तो उसके बहुत कम लोग हैं जो किसी मतलब किसी खास पद पर बैठे हुए हैं या फिर किसी ऊंचे पदों पर विराजमान है। हालांकि उन्होंने इसका डेटा भी दिया है कि पूरे अगर हम पूरे भारत में देखें ना, तो सेना में अब जो है जाति आधारित रेजिमेंट के पक्ष की बात हो रही है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि जो जाति आधारित रेजिमेंट है भारत में बनाया जाए। हालांकि पहले भी रेजिमेंट चल रहा है भारत में, लेकिन अब जो है जाति के आधार पर उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि मतलब कि वहां पर अब दलित रेजिमेंट भी हो। तो जो कांग्रेस के नेता है उदित राज, उनका ये बयान है, यानी कि उन्होंने इसके पक्ष में बात कही है। और यहीं पर कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया था कि 10% लोगों के हाथों में पूरी सेना जो है वो चल रही है। तो इसमें कौन कौन सी अगर हम रेजिमेंट देखें तो इसमें जो है राजपूत रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, तो इन सभी का हवाला दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि पूरे अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो 48 है यहाँ पर सेंटर में विश्वविद्यालय। एक भी उन्होंने जब इसका डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि एक भी यहाँ पर जो है दलित अधिकारी नहीं है यहाँ पर। यानी कि एक भी जो इनके चेयरमैन है या फिर इनके हम अगर सीईओ की बात करें तो कोई भी दलित व्यक्ति नहीं है 48 जो विश्वविद्यालय उनमें से। यही स्थिति उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कहा, कॉर्पोरेट्स के बारे में कहा कि कोई भी जो दलित वर्ग है ना वो काफी पिछड़ा हुआ, यानी कि किसी भी इन क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1% आबादी के बाद भी दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति जो है भारत में असमानता की बात उन्होंने कही कि लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। यहीं पर अगर हम अब खबर की बात करें तो खबर क्या है कि दिल्ली में एक रैली हुई थी। कांग्रेस नेता जो उदित राज, उन्होंने कहा है कि सेना आधारित जो रेजिमेंट है उसका गठन किया जाना चाहिए, यानी कि सेना के आधार पर दलित रेजिमेंट भी बनाई जाए। उन्होंने असमानता, दलितों के प्रतिनिधित्व की कमी पर बात कही कि जो असमानता लगातार दलितों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता जा रहा है। आज भी हमें आए दिन भारत में कहीं ना कहीं किसी कोने से खबर सुनने को मिलती है कि ये दलित जाति के लोग थे, इनको ये पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है, या फिर उनको घोड़ी से एक जो दलित व्यक्ति था, आपने भी न्यूज जरूर सुनी होगी कि एक जो दलित व्यक्ति है उसको घोड़ी से उतार फेंका था क्योंकि वो दलित है। ये कहा गया था कि तुम्हारे जैसी जो जाति है वो घोड़े पर बैठने के लायक नहीं है। अब देखिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कैसे जज कर सकते हैं, तो इसी बात को हम असमानता कहते हैं कि पूरे देश में हमें जो इंसिडेंट देखने को मिलते रहते हैं ये सब कुछ भारत में असमानता का मतलब कि दिखावा करते हैं कि हम ये सब कुछ असमानता दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले से ही जो सेना में अगर हम देखते हैं तो राजपूत रेजिमेंट चल रही है, इसके साथ डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट जैसी जो जाति आधारित इकाइयां पहले भी स्थापित की गई हैं। अगर उन्होंने कहा यह संभव है तो चमार रेजिमेंट है या फिर महार रेजिमेंट जैसी और इकाइयों को क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता। उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश काल जब हम देखते भारत में तो चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था क्योंकि ये ईमानदारी से लड़ी थी, जबकि बाकी जो जाति आधारित रेजिमेंट है वो अभी तक बनाई गई है। अब देखिए ये हम जो रेजिमेंट है ये कभी भी भारत के द्वारा नहीं बनाई गई थी, यानी कि ये पहले ब्रिटिश काल का ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिशों ने ये अलग अलग रेजिमेंट्स तैयार की थी उस समय पर सेना बनाने के लिए। तो जो चमार रेजिमेंट थी वो पहले थी, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक तरह से पूरी ईमानदारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ हो चुकी थी वो रेजिमेंट। लेकिन बाकी जो जाति आधारित रेजिमेंट थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का साथ दे रही थी, इसीलिए वो आज भी बरकरार है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेना है वहां पर काफी ज्यादा, अब हम रेजिमेंट की बात कर ही रहे हैं,
तो उनका कहना है कि जब राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो इट मीन्स कि बाकी भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो न्यायपालिका में, जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी हमें दलितों का प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। अब देखिए, भारतीय सेना में जो जाति आधारित रेजिमेंट है उसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया। तो भारतीय सेना की ये जो प्रणाली है, ये ब्रिटिश काल की हम इसको विरासत मान सकते हैं, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद मार्शल रेस के सिद्धांत पर आधारित थी। ब्रिटिशों के कुछ समुदाय थे जिसमें राजपूत, जाट, सिख, गोरखा, उनको वीर मानकर उन्होंने अलग अलग उनकी रेजिमेंट यानी कि ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए सेना में। फिर आजादी हुई, आजादी के बाद सरकार ने कई जाति आधारित रेजिमेंट बनाने पर रोक लगा दी, लेकिन जो पुरानी यूनिट्स थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रही। तो सेना का जो रुख है ये परंपरा को बनाए रखने के लिए है कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना, उन्हें सिर्फ अपने में एकता दिखानी, अपनी बहादुरी से लड़ना है, ना कि जातिवाद भेदभाव को अपनाना है। अधिकारी किसी भी जाति से हो सकते हैं, लेकिन जो सिपाही है वो भर्ती, एक तरह से जो सिपाही भर्ती है उस पे जाति का आधार रहता है। यानी कि जो भी अधिकारी है उन्होंने कहा कि वो किसी भी कास्ट हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी एक तरह से बिलोंग करते हो किसी भी एरिया से, लेकिन जो सिपाही होती है वो जाति का आधार रहता है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी रेजिमेंट्स आज के समय पर चल रही हैं। तो कुछ प्रमुख रेजिमेंट्स हैं जो कि कुछ या फिर क्षेत्र के आधार पर या फिर जाति के आधार पर स्थापित की गई हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले रेजिमेंट है राजपूत रेजिमेंट, जो मुख्य रूप से राजपूत का यानी कि 50% लोग इसमें राजपूत लोग हैं, उसके साथ गुर्जर, मुस्लिम, अहीर, बंगाली। तो इसकी स्थापना 1778 में की गई थी। इसके साथ जाट रेजिमेंट, जिसमें जाट यानी कि हिंदू और सिख ज्यादा इसमें आते हैं, इसकी स्थापना भी 1797 में की गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति बॉडीगार्ड में जाट जो है 66% आते हैं, राजपूत 34% भर्ती होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के जितने भी बॉडीगार्ड है उनमें जो है 66% हिस्सा जाटों का है, 34% राजपूतों का है। इसके साथ ही डोगरा रेजिमेंट भी आती है जो डोगरा समुदाय से बिलोंग करते हैं। महार रेजिमेंट जो दलित समुदाय से है, लेकिन ब्रिटिश काल में इसको सीमित रखा गया था। इसके अलावा सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपुताना राइफल्स है। तो ये सब कुछ अलग अलग प्रकार की रेजिमेंट्स हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंबल दिए गए मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख जो लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट है, इसके साथ ही राजपूत रेजिमेंट, डोगरा है, इसके राजपुताना राइफल्स है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो उस समय पर ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहे थे उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को बांटना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, इससे पहले भी बहुत एक दो बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि भारत में अगर बाकी रेजिमेंट्स हो सकती है तो चमार रेजिमेंट या फिर दलित रेजिमेंट भी जरूर होनी चाहिए। तो 2016 में जब उदित राज भाजपा सांसद थे, उन्होंने सेव रिजर्वेशन वाली रैली में चमार रेजिमेंट की डिमांड की थी। राजपूत जाट रेजिमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब राजपुताना और जाट रेजिमेंट हो सकती है तो चमार रेजिमेंट आखिर क्यों नहीं है। तो उन्होंने अपने लॉजिक ये रखा कि अगर बाकी रेजिमेंट्स हो सकती हैं तो फिर कहीं ना कहीं चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम देखें रेजिमेंट से या फिर इस मुद्दे से, यानी कि इस बात से या फिर इस स्टेटमेंट से भारत में अब सिचुएशन क्या बन चुकी है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसमें सेना का रुख किस तरफ है, इसके साथ ही जो राजनीतिक बहस कितनी छिड़ चुकी है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं लेकिन कुछ इसके पक्ष में बात करते हैं। तब देखिए सेना का रुख क्या है। तो सेना ने हमेशा ही नई जाति आधारित रेजिमेंट बनाने से इनकार कर दिया। 2013 में एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था, उसमें यह कहा गया था कि आजादी के बाद की नीति जो है सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की है, ना कि नई सिंगल क्लास इकाइयां स्थापित करने की। इसके अलावा जाति आधारित जो भर्ती है पुरानी परंपरा के कारण है, लेकिन दक्षता प्रभावित नहीं होती है। राजनीतिक बहस क्या, अहीर रेजिमेंट 2022 या ब्राह्मण रेजिमेंट जैसी मांगे उठती रही है, लेकिन सरकार ने इन सभी को अस्वीकार कर दिया। उदित राज का बयान है कि दलित आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बहस का ये हिस्सा है। इसके अलावा कुछ लोग इसे जातिवाद मानते हैं, बल्कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि इतिहास में जो अन्याय हुआ था दलितों के साथ उसको सुधारने का एक ये तरीका है। अब देखिए महार रेजिमेंट का इतिहास क्या है। अगर हम दलितों में ही देखें तो महार भी एक तरह से दलित जाति में ही आते हैं। महार समुदाय की जो सैन्य परंपरा 17वीं शताब्दी से है। मराठा सम्राट जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपनी सेना में महारों को भर्ती किया था, जहां पर वो पहाड़ी किलों के रखवाले थे, योद्धा के रूप में काम करते थे। उनकी वफादारी बहादुरी के कारण शिवाजी ने उन्हें बहुत सारी भूमिकाएं सौंपी थी।
फिर 1750 का दशक आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे आर्मी है वहां पर महारों की भर्ती शुरू हो जाती है। इसके साथ ही 19वीं शताब्दी तक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 19 बटालियन में 20 से 25% जो है महार समुदाय से थे। ब्रिटिशों ने उन्हें मार्शल रेस माना क्योंकि वे वफादार और कुशल योद्धा साबित हुए थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है चमार रेजिडेंट थी उनके द्वारा लड़ी गई थी। भीरमा कोरेगांव की लड़ाई जो थी, तो इसमें जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय की 20,000 जो घुड़सवार थे और 8,000 पैदल सैनिकों को हराया था। जो बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री की जो 2nd बटालियन है, यानी कि जिसमें ज्यादातर महार लोग थे, उनको हराया। इसके साथ ही इस जीत को कोरेगांव स्तंभ को सम्मानित किया गया है, जो कि रेजिमेंट के चिन्ह पर अंकित था। तो ये घटना महार समुदाय के लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि इसमें ज्यादातर दलित लोग ही शामिल थे। इसके साथ जब इसका पतन होता है, फिर इसके पतन की एक तरह से दौर आता है 1857 का, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद ब्रिटिशों ने इसको मार्शल रेस माना और फिर इसको यानी कि इसको थोड़ी इसकी महत्वता को कम कर दिया। इसके साथ पंजाबी, सिख, राजपूत सभी को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। महारों को गैर वीर घोषित कर दिया गया था क्योंकि ये काफी ज्यादा बहादुरी से लड़े थे। फर्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके लगभग 104 विक्रोय जो कमीशन ऑफिसर थे और हजारों महार सैनिकों को बर्खास्त किया गया था। और ये उस समय पहला ऐसा परिणाम था कि लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आता है, तो इसके दौरान सैनिकों की कमी हुई, लेकिन फिर से ब्रिटिशों ने महारों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब भी आप ब्रिटिशों की नीति देखेंगे, उनकी नीति ऐसी थी कि खुद को फायदा दे रहा, यानी कि जहां पर उनको लगे कि हमारा फायदा है तो वहां पर वो जाति भेदभाव को नहीं मानते थे। लेकिन जहां पर उन्हें लगे कि ये हमारा फायदा नहीं हो रहा है तो वो यहीं पर इन्हीं चीजों पर लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर देते थे। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है। फिर आधुनिक रेजिमेंट की स्थापना होती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महार रेजिमेंट के पुनर्गठन की बात की और 1 अक्टूबर 1941 को फिर से इस रेजिमेंट को स्थापित किया गया था। रेजिमेंट ने उत्तर पश्चिम सीमा, इसके साथ बर्मा, फारस की खाड़ी जो ईरान है उसमें सेवा की और 1946 में इसे महार मशीन गन रेजिमेंट में बदल दिया गया और इसकी जो केंद्र कंपनी स्थानांतरित किया गया और इसमें बंगाली, ओडिया, गुजराती समुदाय को भी शामिल किया गया, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा गैर मार्शल माने जाते थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत आजाद होता है 1947। उसके बाद कुछ यहाँ पर सेनाओं का विकास होता है। स्वतंत्रता के बाद रेजिमेंट को इन्फेंट्री का दर्जा मिल जाता है और लेकिन मशीन गन की विशेषता बनी रहती है। फिर 1960-80 से विस्तार होता है, तो 62 में 9वीं जो बटालियन है उनको गठित किया गया और 1965 में जो भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो 9वीं बटालियन ने जोरिया कलिट की लड़ाई में काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ाई की, जहां पर मेजर जो थे उनके SV साठे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम चवन, उन्होंने इनको लीड किया था। इसके बाद आज अगर हम देखें तो रेजिमेंट जो है सभी भारतवासियों के लिए खुली है, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक दर्शाती है। पहले जो ये ग्रुप, जो ये यूनिटरी या इन्फेंट्री बनाई जाती थी, तो इसमें यह था कि सिर्फ इसी जाति के लोग ही इसमें भर्ती हो सकते हैं। अब आज अगर हम देखें भारत में दलितों की स्थिति क्या, लगातार हमें पता, हम न्यूज में आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस नेता या फिर और नेता क्या कहते हैं इस बारे में कि जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है उनमें एक भी दलित जो है वहां के कुलपति नहीं है। आधी से ज्यादा जो संपत्ति है वो सिर्फ 1% आबादी के पास ही है, यानी कि 1% आबादी होने के बाद भी दुनिया की ज्यादा संपत्ति जो है वो बड़े लोगों के हाथ में, यानी कि 10% जो सेना है ना, यानी कि 10% जो लोग है ना वो ही पूरी सेना को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज कही कि भारत की 500 बड़ी कंपनियों की अगर लिस्ट निकालेंगे तो उनमें कोई भी पिछड़ा या फिर दलित समुदाय का व्यक्ति नहीं मिलेगा कि वो इनको चला रहा है। तो सभी शीर्ष 10% में आते हैं और सभी नौकरियां उन्हें मिलती हैं। सशस्त्र बलों पर उनका नियंत्रण रहता है। कहीं पर भी उन 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर भी ये चीज कही जा रही है कि वहां पर भी आरक्षण दिया गया है लोगों को, ये SC ST समुदायों को, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पदों पर हमें दलित लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी कि ना के बराबर है। अब देखिए, मान लीजिए कि दलित रेजिमेंट भारत में बना दी जाती है, तो अब इसके प्रभाव क्या रहेंगे? सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? दलितों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्रिटिश काल में जो महार सैनिक थे उनकी भर्ती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को मजबूती दी थी, जिससे जो दलित जागृति हुई थी। आज भी अगर ये स्टिग्मा अपनाया जाता है तो ये चुनौती मिल सकती है युवाओं को सेना की और आकर्षित
कर सकती है। इसके साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 2016 में चमार रेजिमेंट के पुनर्द्वार की यानी कि उनको दोबारा फिर से स्थापित करने की सिफारिश की थी ताकि दलितों को और अच्छे पर्याप्त महसूस हो सके। इसके साथ आर्थिक सामाजिक गतिशीलता होगी, यानी कि सेना से भर्ती, अगर सेना में भर्ती होते हैं दलित, नौकरी, पेंशन, शिक्षा, इन सभी के मौके मिलेंगे और दलित परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक जागरूकता होगी, ये जो आरक्षण बहस उसको भी और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इसके साथ दलित वोट बैंक को एकजुट कर सकती है, जैसा कि जो भीम आर्मी या फिर अयन कलीपाड़ा जैसे जो आंदोलन है उसमें भी ये चीजें देखी गई थी, यानी कि लोग अपनी जाति को देखकर उस चीज में शामिल होना शुरू करते थे। हालांकि ये जाति जो असमानता उसको दर्शाता है। इसके ही कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को भी मिल सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या रह सकते हैं? तो सेना में विभाजन हो सकता है, जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है, लोग उच्च निम्न जैसे उनके सेनाओं में भावना आ सकती है लोगों के मन में कि ये ऊंची जाति का या ये निम्न जाति का। इसके साथ ही प्रशासनिक और रणनीतिक चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जातिगत तनाव बढ़ सकता है, जैसा कि जो अहीर रेजिमेंट है उनकी डिमांड पर भी देखा गया था। दलित संगठनों ने भारत बंद जैसे जो प्रदर्शन किए उससे राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है, जो कि विकास को और ज्यादा प्रभावित करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट का टॉपिक। हालांकि आने वाले समय पर देखा जाएगा कि ये जो दलित रेजिमेंट की बात की जा रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अगर एक हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो दलित अगर रेजिमेंट बनती है तो उससे भारत को एक तरह से सामाजिक न्याय मिल सकता है भारत में, लेकिन सेना की एकता, राष्ट्रीय एकीकरण को भी खतरा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि इसके बजाय मौजूदा जो भर्ती प्रक्रिया है उसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा, बेहतर करना होगा। ये जो मुद्दा है दलित आंदोलनों की विरासत को दर्शाता है कि लोग जो है दलित जो समुदाय के लोग हैं वो अपनी विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन इसे सावधानी से संभालना जरूरी है ताकि भारत में इसके चलते जातिवाद की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा ना बढ़ सके या फिर लोगों के मन में असमानता ना आए। किसी को लेकर, उच्च निम्न जाति को लेकर कोई भी लोगों के मन में ऐसे विचार ना आ सके जिससे लोग आपस में फिर से एक तरह से एक दूसरे को अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए महसूस करें। हालांकि हम सब एक भारतीय, हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको टॉपिक, या फिर आपको क्या लगता है कि दलित रेजिमेंट बननी चाहिए या फिर नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।